नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। 24 के चुनाव में यूपी में बीजेपी के किले को तहस नहस कर दिया गया, जिसके बाद बीजेपी की 78 सीटों पर बड़े बड़े दिग्गजों के द्वारा समीक्षा की गई, जिसमें बीजेपी की हार के 12 कारण निकलकर सामने आ रहे हैं। 15 पन्नों की इस रिपोर्ट में पेपर लीक से लेकर पार्टी का भीतरघात और अधिकारी से लेकर पार्टी के कार्यकर्ता सबने मिलकर यूपी में बीजेपी की नाव में छेद करने का काम किया। साथ ही बीजेपी का अति आत्मविश्वास और प्रत्याशियों को लेकर जल्दबाजी भी बीजेपी की हार का बड़ा कारण माना जा रहा है। कुल मिलाकर रिपोर्ट के 12 कारण तो सामने आ गए, मगर इन कारणों को लेकर क्या आला कमान को इन कारणों को लेकर भनक नहीं थी या फिर इसके पीछे भी कोई कारण छिपा हुआ था? आज उसी पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट में सामने आई हार की वजह। यूपी में हार के लिए कौन कौन जिम्मेदार? हार के खलनायकों पर बीजेपी करेगी अब प्रहार। 27 के चुनाव से पहले बीजेपी खेलेगी बड़ा दांव। लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली बीजेपी को हार का गम रह कर सता रहा है। बाकायदा बीजेपी समीक्षा के जरिए उस रिपोर्ट को सामने लाई है, जिससे ये बात पता चल सके कि हार की वजह कौन कौन सी है। ऐसी ही एक रिपोर्ट बीजेपी संगठन ने तैयार की, जो अब आला कमान को सौंपने की तैयारी है। बीजेपी के मात के 12 कारण निकलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने 19 जून से 25 जून तक 78 लोकसभा सीटों पर हार की समीक्षा की, जिसमें भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मुद्दा, राज्य में अधिकारियों को खुली छूट, विपक्ष का संविधान संशोधन को लेकर नैरेटिव गढ़ना और रिजर्वेशन के मुद्दे पर ओबीसी दलितों का मत विभाजन बीजेपी की हार का मुख्य कारण माना जा रहा है। बीजेपी की 15 पन्नों की रिपोर्ट में हर सीट पर 500 कार्यकर्ताओं से बात कर करीब 40,000 लोगों से हार का कारण खंगाला गया। इतना ही नहीं, पेपर लीक, पार्टी के अंदर की भीतरघात से लेकर प्रत्याशियों को टिकट देने में जल्दबाजी जैसे कई बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा रही सही कसर निकाल दी ठाकुरों की नाराजगी से लेकर पिछड़ों में कुर्मी, कुशवाहा, शाक्य, वाल्मीकि की उदासीनता और SC/ST का सपा पर भरोसा कायम होना, जिसके बाद बीएसपी की रणनीति, जिसे बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का माना जा रहा था, वो भी बीजेपी खेमे में ही घाव कर गई और कई जगह बीजेपी के वोट काटने का कारनामा हो गया, जिसके बाद सपा का PDF फॉर्मूला और विपक्ष का संविधान संशोधन यूपी में बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। यानी साफ है, बीजेपी आने वाले दिनों में कोई बड़ा ऑपरेशन यूपी में करेगी, ये तो तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और इसके बाद आपको सुनाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना है। अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा राहुल जी, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में
अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। मैं मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ, लागू हुआ, उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है, और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा, बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा रिपोर्ट आने के बाद 15 पन्नों की रिपोर्ट में 12 कारण बताए जा रहे हैं। अब इन कारणों के सामने आने के बाद यूपी की राजनीति में क्या कुछ आने वाले समय में होना है, इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी, नेता बीजेपी से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नेता कांग्रेस से हमारे साथ अनुज शिवहरी जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश अहिर जी, समाजवादी पार्टी से नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका भी। और पिंटू तोमर जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है, प्रदीप जी, पहला सवाल आपसे ही। रिपोर्ट सामने आने के बाद जो 12 कारण सामने आए हैं, उन 12 कारणों को लेकर अब आगे रणनीतिक तौर पर काम किया जाएगा, लेकिन क्या इस 12 कारणों से सीख मिलती है और कहां चूक या मात रह गई थी चुनाव में, जिसको समय पर संभाला नहीं जा सका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चूक कहीं नहीं थी। मैं अभी आपकी रिपोर्ट सुन रहा था कि आपने कहा कि प्रत्याशी को चुनने में गलती रही, प्रत्याशी को जल्दीबाजी में चुना गया। मैं इनके आपके इन शब्दों को विराम देना चाहूंगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन प्रदीप जी, हम नहीं कह रहे हैं, आपकी रिपोर्ट कह रही है। जी मैं बता रहा हूँ। नहीं, जो भी जिसने भी रिपोर्ट बनाई है, मैं तो नहीं कहूंगा इस चीज के बारे में, क्योंकि जो केंद्रीय कमेटी होती है, सेंट्रल कमेटी होती है, बड़ी सोच समझ के सूझबूझ की। अगर ये सूझबूझ नहीं होती तो दिल्ली के 7 सीट कैसे जीतते हैं? सूझबूझ नहीं होती तो गुजरात की 100% सीट कैसे जीतते? अगर सूझबूझ नहीं होती तो कांग्रेस को 14 राज्यों से 0 बटा सन्नाटा कर दिया, तो जीत कैसे होती? तो इस प्रकार से नहीं प्रदीप जी, सवाल सूझबूझ पर नहीं है, सवाल यहाँ पर जल्दबाजी पे है। 7 नंबर का पॉइंट है जो रिपोर्ट सामने आई है। कोई जल्दीबाजी का नहीं है, कोई जल्दीबाजी का नहीं है। कार्यकर्ता भाजपा का चुनाव लड़ा, कोई आपत्ति नहीं है, फिर जीत लेंगे। मगर भाजपा कार्यकर्ताओं को टिकट मिला, चेंज करा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कार्यकर्ताओं को अवसर मिलना चाहिए। और अब एक शब्द और आप कह रहे थे अयोध्या की सीट के ऊपर। देखिए, हम लोग अयोध्या विधानसभा से हारे नहीं, और बहुत अच्छे वोटों से अयोध्या विधानसभा में आगे थे। अगर हम हारे तो कहीं और विधानसभाओं से हारे, मगर अयोध्या जी से नहीं हारे। मैं इसको भी स्पष्ट कर देता हूं आपको पहले चीज को। और अभी आपने एक चीज और, अभी आप एक रिपोर्ट सुना रहे थे राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी कह रहे थे बहुत सारी, देखिए राहुल गांधी जी का अगर किसी ने पीछे नाम रखा, मैं समझता हूँ अच्छा रखा है। और समझ गए कि नेता विपक्ष बन गए, इतना बड़े ओहदे पे आ गए, तो ना पी वाला सिस्टम छोड़ना पड़ेगा और अब राहुल जी को समझदारी वाली बातें करनी पड़ेगी। अब वो नेता विपक्ष है, और अब नेता विपक्ष हो गए, अगर जिम्मेदारी से तथ्यों के साथ नहीं बोलेंगे तो दुनिया हंस रही है और बहुत मजाक उड़ रही है उनकी मीडिया में, और इसी प्रकार उड़ती रहेगी। जैसे कि इन्होंने एक शब्द इन्होंने कहा कि अयोध्या के ऊपर, कि भैया अयोध्या के अंदर जो तोड़े गए मकान या जो भी चीजें तोड़ी गई उनका मुआवजा नहीं। तो पहले सरकार क्या करते, कोई विधानसभा, लोकसभा में या विधानसभा में किसी प्रश्न काल को उठाया जाता है या उत्तर के लिए, तो सबसे पहले उसकी रिपोर्ट मंगाई जाती है, उसके तथ्य में बोला जाता है। मगर राहुल जी को 99 मिनट जो मिले, उन्होंने अपना टाइम पास करके चले गए, जनता के और भारत के विषय में कोई बात नहीं करी। और
और इसका स्पष्टीकरण दिया। चलिए, इस पर तो मैं जवाब ले ही लूंगी, इस पर तो मैं अनुज शिवहरे से जवाब लूंगी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि आपकी जो तमाम रिपोर्ट आई है, अगर आप उसे नजरअंदाज कर दें तो 24 में तो जिस तरह से मात मिली है, जिस तरह से आप पहले 70, उसके बाद 62 और उसके बाद 33 पे सिमट गए हैं, अगर इस पर गौर नहीं किया गया तो 27 और उपचुनाव भी पास है। जी मैं कह रहा हूँ 27 में हम 4 पे आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र का मीनिंग बताए क्या होता है। अरे प्रदीप जी, ये तो लेकिन आपका मैं पूरा तो कर लूंगी। मैं कह रहा हूँ लोकसभा में हमें जितने मैंडेट मिला उसमें 4 ही आ जाए गिनती की, मगर देश की जनता को, 140 करोड़ जनता को पता होना चाहिए कि जो झूठ फैलाने वाले लोग हैं उनको पता लगे कि कानून में शरीयत का कानून खत्म नहीं हो सकता है। जिस प्रकार विपक्ष ने झूठ परोसा और लोगों को लालच दिया 8,500 रुपए खटाखट का, वो दिखा। और सबसे बड़ी चीज ये है, बता देता हूँ आपके माध्यम से, और इस चीजों में जिस प्रकार मुस्लिम समुदाय को मुसलमान को डराया गया कि ये कानून खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान का केवल निकलते और डरा के ठीक है, ये तो राजनीति है ना प्रदीप जी, राजनीति है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलेगा, लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं 27 से 4 पे आ जाए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही आत्मविश्वास पहले दुश्मन बना है, और मुझे नहीं लगता कि पूरी पार्टी का ये मत होगा। ठीक है, हाँ, आत्मविश्वास की बात नहीं है, आपके शब्दों की बात है। जिस प्रकार आप अगर कार्यकर्ताओं को एलिगेशन लगा रहे, मैं अपने कार्यकर्ताओं को बहुत स्थिति समझता हूँ, जवाब दीजिएगा पहले ढंग से चलता है। ठीक है, प्रदीप जी की बात का जवाब दीजिएगा। कार्यकर्ता नहीं है तो जमीन को घेरेंगे, जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट को ही नकार दिया। सर्वप्रथम प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने झूठ परोसा। इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो थे वो जनता के बीच में क्यों नहीं इन्होंने बात करी? देश की जनता को इन्होंने 10 साल झूठ बोल के भ्रमित किया था, वो जनता के पास से पर्दा उठ चुका है 10 सालों में। 10 बता दो जो झूठ बोले। ठीक है, अरे आप लोगों को झूठ की यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिला हुआ, आप सबसे बड़े झूठ है। आपको सिखाया जाता है कि कैसे झूठ बोला जाता है। आप ठीक है, झूठ बता दो, हर चीज में आपका झूठ है। झूठ इन देश की जनता के सामने आ गया और वो जनता ने इनको करारा जवाब दिया। अयोध्या पे ये कह रहे हैं कि राहुल जी झूठ बोल रहे हैं, वहां की जनता को मुआवजा नहीं मिला, उनके घर तोड़े, उनका क्या कहते हैं जिस तरीके से नुकसान किया वो जनता ने जवाब दिया। अनुज जी, उस पर तो आज शाम को जवाब आएगा, लेकिन आप जो ये कह रहे हैं बार बार कि मुआवजा नहीं मिला है, उसको लेकर तो साफ तौर पर खंडन किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको लेकर खंडन किया गया और 12,000 करोड़ का मुआवजा अयोध्या में मिला है। इस बात को लेकर 1,000 करोड़ ये तो ठीक है, 1,000 करोड़ का मुआवजा। काफी लोगों को उसमें काफी लोगों को मुआवजा नहीं मिला। अनुज शिवहरे जी, पहले भाषण में नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें कही हैं उसको आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, उसको आप सत्यापित करना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री का जवाब भी आएगा, साथ ही साथ गृह मंत्री ने मांग भी की है। आपने राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य के दौरान जिस तरह से अग्निवीर को लेकर बात की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत उस बात का खंडन किया। तो ये तमाम जो तथ्य हैं, आप जनता के सामने अगर बात रख रहे हैं, संसद में, सदन में अपनी बात रख रहे हैं, तो उसका कोई डेटा, उससे सपोर्टिव कोई डॉक्यूमेंट, उसका सत्यापन भी आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है, राहुल जी उसको सत्यापित करेंगे कि अग्निवीर में ये इन्होंने तमाम ऐसा झूठ बोल के अग्निवीर को तोड़ा है। एक तरफ राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस पर जवाब दे दिया। किसकी बात को माना जाएगा, आप बताइए। रक्षा मंत्री ने यह जवाब दिया था कि हमने 1 करोड़ रुपए मुआवजा दे रहे हैं, मगर उनको शहीद का दर्जा नहीं दे रहे। ये प्रूफ कौन करेगा, ये बताइए। नहीं, सवाल तो आपका मुआवजे पे था ना। पहले आप अयोध्या के मुआवजे की बात करते हैं, वहां पर मुआवजा दिया गया, फिर आप कहते हैं आप अग्निवीर को मुआवजा नहीं दिया गया। पहले हमारा ये था शहीद का दर्जा। राहुल जी का आप भाषण सुन लीजिए, उन्होंने कहा राहुल गांधी तुम्हारा यही हाल है, पढ़ लिया करो, अग्निवीर शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा। राहुल जी ने पढ़ लिया करो, शहीद का दर्जा किसी को नहीं दिया जाता, शहीद का दर्जा किसी को नहीं दिया जाता, उसको पदक दिया जाता है। थोड़ा पढ़ लिया करो कानून। मुद्दे पर मैं आती हूँ, पढ़ते नहीं है। ठीक है, कानून पढ़ाने संसद पर तो आज शाम को 4 बजे जवाब मिलेगा।
संसद पर तो आज शाम को 4 बजे जवाब मिलेगा। पिंटू तोमर जी, जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है, हालांकि प्रदीप जी उस रिपोर्ट को पुख्ता तौर पर स्वीकार करते हुए यहां नजर नहीं आए, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट यहां पर 12 कारण दर्शाए गए हैं। 15 पन्नों की ये रिपोर्ट है। भीतरघात एक मुख्य समस्या यहां पर दर्शाई गई है। प्रत्याशियों को लेकर जल्दबाजी की जब मैंने बात की तो प्रदीप जी ने इसे नकार दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि 27 से 4 पर भी आ जाए तो भी उन्हें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन क्या लगता है आपको कि अगर इन तमाम बातों पर गुरेज नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया गया, तो आगे आने वाला समय कैसा हो सकता है? और ये रिपोर्ट आने के बाद क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश संगठन में कुछ नहीं होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में अगर सबसे बड़ा कहीं झटका लगा है तो वो 2 प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अब चर्चा उत्तर प्रदेश की क्यों हो रही है, समीक्षा उत्तर प्रदेश की जा रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण योगी आदित्यनाथ। भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता है, सबसे ज्यादा डिमांड में रहते हैं। हर प्रदेश की जो जनता है वो ये चाहती है कि उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा हो, उनके मॉडल फॉलो करे, ऐसी अधिकतर जनता की मांग रहती है। कारण इसके पीछे यही आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की समीक्षा की जा रही है, जहां सबसे ज्यादा उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को, वहां वो धड़ाम से गिरी है। अब समीक्षा कौन कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। समीक्षा भी वही लोग कर रहे हैं जो 2024 के चुनाव में जिनके कंधों पे ये बागडोर थी, तो भारतीय जनता पार्टी की नैया को पार लगाएंगे। अब उनकी समीक्षा कितनी हद तक सटीक होगी, क्योंकि हर किसी का, और राजनीति में बुराई भी नहीं है, हर किसी के अपने निजी हित भी होते हैं। 8% वोटिंग प्रतिशत जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गिरा है, तो एक बड़ा सवाल बनता है। और फिर मैं एक चीज आपको बता दूं प्रियंका, कि जो समीक्षा बैठक में 15 पन्नों की जो रिपोर्ट तैयार की गई है समीक्षा के बाद, और उसमें 12 कारण बताए, मेरे जैसे अदने जो लोग हैं, लाखों हजारों जो हैं, वो 4 तारीख से ये सारे 12 कारण बता रहे थे कि इन 12 कारणों की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। तो कुछ नया तो नहीं है इस रिपोर्ट में, तो हम जैसा आदमी बिना संसाधन के इतना बता सकता है, तो नेचुरल सी बात है, जो जिन्होंने समीक्षा करी है वो तो संसाधन पूर्ण है। अब सवाल ये उठता है कि समीक्षा के बाद क्या डिसीजन लिया जाएगा। हाल फिलहाल में 2 मामले बड़े चर्चित रहे, एक प्रवक्ता का लखनऊ में और एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का कानपुर में जो हुआ, तो कहीं ना कहीं जो है आपसी सामंजस्य जो है संगठन और सरकार में, उसकी कमी दिख रही है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं यहाँ पर, उन्होंने जो भी कहा हो वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि हर भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता उनकी बात से सहमत नहीं होगा कि महज 4 सीट पे हम सिमट जाए तो भी कोई बात नहीं है। 2027 एक बड़ा मुद्दा होगा, उससे पहले जो 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा होंगे। लेकिन उनसे ज्यादा बड़ा 2027 में जो यूपी का चुनाव है, वो भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से जीतना चाहेगी, क्योंकि यूपी में हार का एक बड़ा जो मैसेज है वो जाता है, ब्रॉड मैसेज जाता है। तो उम्मीद यही है कि इस समीक्षा के बाद जो रिपोर्ट पहुंचेगी उस पर कुछ, ठीक है, आती हूं मैं आपके पास। राकेश अहीर जी भी हमारे साथ काफी देर से बने हुए। राकेश अहीर जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट के बाद भीतरघात की बात आ रही है, हालांकि प्रदीप जी से इस पर मैं राय लूंगी, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह जो ये माना जा रहा है कि संविधान संशोधन पे लेकर आपका और विपक्ष की तरफ से जो नैरेटिव गढ़ा गया, उसका आपको फायदा मिला है, बीजेपी को नुकसान मिला है, और पीडीए का फॉर्मूला भी आपका भरपूर चला है। पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं। बीजेपी का हार का कारण सबसे पहले कि नौजवानों को नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, शिक्षा और परीक्षा में लगातार गिरावट आ रही है और पेपर लीक हो रहा है और पिछड़े दलित पे अत्याचार हो रहे हैं, और उसके बाद नौकरी की हो रही थी जी, जिसपे हमारे नेता ने आज सदन में माननीय अखिलेश यादव ने कहा था। ऐसे तमाम मुद्दा है और भी आज इनकी रिपोर्ट में जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी। आपके पास आती हूँ मैं, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, आपके पास आती हूँ, लेकिन ये जो मुद्दे हैं ये बेहद अहम मुद्दे रहे हैं और इनका असर चुनाव में भरपूर पड़ा है। प्रदीप जी क्या कहना चाहेंगे इन तमाम मुद्दों को लेकर? पेपर लीक की बात कर ले, संविधान संशोधन की बात कर ले। मैं दोनों सब बताता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा बैठक करके जो काबिया खमियां निकाली है, तो पारिवारिक बातें हैं, तो मंच ना बोली जाती है। क्योंकि मैं भाजपा का बहुत एक मजबूत और अच्छा कार्य करता हूँ, तो अपने कार्यकर्ताओं के बारे में जब समीक्षा बैठक होगी आपस में बिल्कुल बोलूंगा। तो मैं देश के आगे पीछे को नहीं रखना चाहता, जो दंडित होगा वो होगा, मगर ये पारिवारिक चीजें इनको दूर करेंगे हम लोग, जो कमियां रही है इस चीज की बात। अभी अखिलेश जी क्या कह रहे थे, अखिलेश जी क्या कह रहे थे कि मैं ईवीएम से जीतूंगा और ईवीएम ही हटाऊंगा। तो आप समझ सकते हैं कि इनका काम केवल जो है, देखिए ना राहुल गांधी ने क्या काम करा, देश को बांटने का काम करा। जितने हिंदू हैं वो सब दंगइये हैं, हिंसक है,
अरे लोग क्या बोल रहे ठीक है, हैं? अखिलेश इन यादव का चीजों को संसद पर समझना जवाब, है। ठीक है प्रदीप जी, उस पर तो मैं आ देखिए, जाऊंगी, लेकिन यूपी के मुद्दों की बात कीजिएगा, पेपर लीक को लेकर और जिस तरह से भर्ती नहीं होने को लेकर बड़े मुद्दे मांगे, संविदा की नियुक्तियां नहीं हुई, इसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है, पीडीए फॉर्मूले और उसकी तो हम बाद में बात करें, लेकिन मुख्य मुद्दा बीजेपी की वजह से जो कारण बना, पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा रहा जिसकी नाराजगी देखने को मिली, और अब तो ये पेपर जो मुद्दा है वो बरगद के पेड़ की तरह खड़ा हो गया है। जो और सर्वोच्च न्यायालय नहीं हो रहा है, मगर क्या है कि विपक्ष को मुद्दा मिला है, बेचारे 99 पे आउट हो गए, ये बेचारे 34-35 पे आउट हो गए, तो समझते कहीं नहीं राजनीति करनी है, गरीबों को बेचारों को रोजगार मिल गया, इनको रोज इनके छुपने का, प्रदीप भटनागर जी, डबल इंजन की सरकार होते हुए अगर राज्य से लेकर केंद्र तक के पेपर लीक होंगे और उसके बाद आपको चुनाव में भी नाराजगी देखने को मिलेगी, जनता ने मैंडेट भी दे दिया, विपक्ष पर ही ठीकरा पड़ गया। 8,500 रुपए, 8,500 रुपए राजनीति, हम हारे कहाँ पे? उस क्षेत्र में हारे जहाँ मुस्लिम समुदाय ज्यादा है, जो 8,000 62 से लेकर 33 पे आप आ गए, आप इसे हार नहीं मानते क्या? पेपर लीक पर जवाब दीजिए। मैं नहीं हार, नहीं नहीं है, पेपर खुद समाजवादी पार्टी के नेता इसमें इन्वॉल्व है 2017 के अंदर। पहले तो आपसे जनता से लेकर तमाम लोग पेपर लीक पर जवाब मांग रहे हैं। आप पेपर लीक में क्या गिरफ्तारी नहीं हुई? अपना काम नहीं कर रही है। सरगना, आपके सरगना मुख्यमंत्री के साथ है, राहुल गांधी वो कह रहे हैं 5 साल में 25 लाख बच्चों हरियाणा में भविष्य खराब कर दिया, लगा ली, जब बैठ के मुझसे हिसाब मांग रहे हैं, आपको देना पड़ेगा जवाब। अशोक गहलोत को बुलाओ, अशोक गहलोत को बुलाओ, 25 लाख बच्चों को भविष्य खराब कर दीजिए, कौन जवाब देगा? जब तक जवाब दीजिए। नेता विपक्ष सबको को बना दिया, जैसे बोलने की अकल नहीं, बुद्धि नहीं, ऐसे आदमी को नेता विपक्ष बनाया, अकल नहीं बोलने की। लोकसभा में प्रदीप जी जवाब तो आज प्रधानमंत्री भी दे रहे हैं, तो फिर आपको जवाब देने में गुरुस्ते सत्ता पक्ष में अगर आप पार्टी के प्रवक्ता हैं तो जवाब तो आपसे मांगा जाएगा ना। आप मैडम मुझे बहुत टोकते हैं, बेशक मुझे पूरा सेंटेंस कर रहे थे, बुलवा देते हैं आप मुझे, मैं नेट पे बोला तो आप बोल पड़े, आपने मुझसे सत्ता, आपने मेरी पार्टी के बारे में पूछा, समीक्षा में तो मैं पूरी बात पेपर लीक पर आप अपनी बात रखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। पेपर लीक, देखिए पेपर लीक पे सरकार भी काम कर रही है, सर्वोच्च न्यायालय, ये आपको भी पता है, आप चुके हैं इस नीट की समस्या को लेके, इस पेपर लीक के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई काम कर रहा है। अब सीबीआई में अखिलेश यादव को राहुल गांधी को भर्ती करा दें राज्य में, लीक आपकी सरकार की बोलने का तरीका नहीं है। बड़ा पेपर लीक होने युवा के साथ अशोक गहलोत राकेश अय्यर जी के पास जाऊंगी। राकेश अय्यर जी, अशोक गहलोत के 5 साल। राकेश अय्यर जी प्रदीप होता नहीं है, डर जाते हैं। राकेश अय्यर जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। प्रदीप भटनागर को मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में एक भी ऐसा बताइए जिसका पेपर लीक ना हो, तो नीट हो, जैसे तमाम जितने भी अब तक प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार की है, एक परीक्षा बिना पेपर लीक हुए हुआ हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कितना ये 10 साल में नौजवानों को नौकरी दिए, कितना रोजगार बढ़ा है, हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट क्या कहती है, क्राइम एनसीआरबी का आंकड़ा क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश में। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें प्रदीप भटनागर क्या उनके जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं वो भी जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में फर्क है। ओपीएस ओल्ड पेंशन जो है बहाल क्यों नहीं कर रहे हैं, जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं, संविधान अगर संशोधन की बात विपक्ष को आप कह रहे हैं संविधान क्यों खतरे में नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है आज 4 बजे प्रधानमंत्री का जवाब आने वाला है, आज 4 बजे जवाब आएगा। राकेश अय्यर जी, प्रियंका जी लिटरल एंट्री के माध्यम से अपने चाहते लोगों को नौकरी दे रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी प्रदीप भटनागर ने कहा जहां मुसलमान है वहीं जो है हम हारे हैं। हम कह रहे हैं बनारस से 4 घंटा पीछे थे, जौनपुर की दोनों सीटें हारे हैं, आजमगढ़ की दोनों सीटें हारे हैं, चंदौली की सीटें हारे हैं। आप 8,500 रुपए दे रहे हैं खाते में, 8,500 खाते में आप की बात करते हैं, आपने झूठ फैलाया। 8,500 रुपए खाते रहे हैं आप,
ये 8,500 रुपए कब दे रहे हैं? फर्रुखाबाद मैनपुरी से लगा के ये हर जगह हारे हैं, मुजफ्फरनगर ये हारे हैं। ये क्या बात करेंगे? नौजवान नौकरी मांग रहा है मगर वही लखनऊ विधानसभा में लाठियां दे रहे हैं। उसका हिसाब किताब नौजवान और महिलाएं और जितने भी किसान थे जिनकी आय चलिए दोगुनी ठीक है करने की प्रदीप जी, इस बात पर इन्होंने जवाब कर रहे दीजिएगा थे। और साथ ही साथ जवाब ये भी 45 किलो दीजिएगा चोरी कर कि दी है समीक्षा यूरिया की। रिपोर्ट आने के बाद क्या क्या अब बात रणनीतिक करेंगे? तौर पर संगठन में बदलाव होगा? देखिए, समीक्षा बैठक के बाद बिल्कुल बदलाव होगा। कार्यकर्ताओं की जो समस्याएं, जो चीजें करी जाएगी, कहीं सुधार की जरूरत है। जो हमारे माननीय सांसदगण जो जीत के आए हैं वो थोड़ा सा अपने कार्यकर्ताओं से जो दोनों दूरी बनाई और अपने कार्यकर्ताओं को जो इग्नोर करा उनकी बातों को लेके, तो थोड़ा इन चीजों पे भी विषय गंभीर पड़ा। तो इन चीजों को संगठन को समझना पड़ेगा। अरे बेरोजगारी की बात कर रहे थे, पीडीए की बात कर, थोड़ा सा अगर मैं समय ले तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं लाल टोपी वालों की कि थोड़ा सा भैया थोड़ा सा अगली चीजें पूछ तो लेते। 5 साल में आपने कितने को नौकरी दे दी है? आप जो है रिवर हाइट का पैसा आप खा गए। ये जो न्यू बिल्डिंग बनी है रिवर अभी 8,000 कराई है दिल्ली और सीबीआई ने नोटिस दे रखा है अखिलेश जी को। सुन लीजिए, और रही बात 11,000 करोड़ का जो आपने साइकिल पर लगवाया उसका घोटाला भी सामने आ रहा है। अभी आप कहाँ बचे घोटाले से? अरे यहाँ तो कम से कम 6.5 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। 11 चीनी मिल आप लोगों ने बेच दी। 5 साल में 11 चीनी मिलें समाजवादी पार्टी ने बेची है। 22 चीनी मिलें सील कर दी उन्होंने। तो यहाँ बैठ के हिसाब मांग रहे, पीडी की बात कर रहे हैं। 2 लाख इसीलिए दलित बच्चों ने FIR कराई, जेल भेजे उन्होंने। यहाँ बैठ के शोषितों की बात कर रहे हैं। हमने कहा आपने आगरा एक्सप्रेसवे की भी जांच कराई थी, क्लीन चिट मिला माननीय अखिलेश यादव जी को। आप सरकार है, आप 40 किलोमीटर अधूरा था, पहले आपको सीधा काट दिया, सीधा काट दिया। 5 साल लगे बनाने में, 40 किलोमीटर अधूरे हाईवे बना पाए। चलिए, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। नहीं है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और अनुश्री खरे जी। भाग जा रहे हैं। हेलो जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, देश की जनता को इन्होंने हमेशा छल और झूठ करके भ्रमित किया था। उस देश की जनता ने इस चुनाव में इनको जवाब दे दिया। चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे नौजवान का मामला हो, चाहे देश में बेरोजगारी का मामला हो, ये कहीं पे भी उस पर जवाबदेही इनकी नहीं है। इनके बड़े बड़े नेता नहीं दे सकते, ये कहां से देंगे? इन्होंने पेपर लीक पे जवाब नहीं दे पाए, पेपर लीक पे जवाब नहीं दे, इनके देश के प्रधानमंत्री नहीं दे पाएंगे। उस पर तो जवाब देना। देखिए, समीक्षा बैठक हुई है, बहुत अच्छी बात है, पार्टी ने इसको लेकर समीक्षा की है। लेकिन इस बैठक माफ कीजिएगा, इस समीक्षा का जो प्रारूप पहुंचेगा हाईकमान के पास और उसके बाद अगर उन्होंने कोई कड़ा एक्शन लिया तो एक संदेश जाएगा। अदरवाइज बाकी जिस तरीके से सरकारी दफ्तरों में फाइल दबके रह जाती है उस तरीके से ना रहे। कड़ा एक्शन अगर हाईकमान लेता है तो निश्चित रूप से 2027 में उत्तर प्रदेश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मैं करना चाहूंगी। प्रदीप भटनागर जी, पिंटू तोमर जी, अनुश्री खरे जी और राकेश अहिर जी, बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं धक्का पहुंचने के बाद अब समीक्षा रिपोर्ट सामने आई है। माना यह जा रहा है कि 12 कारण जो निकलकर सामने आए हैं दबी जुबान पर, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से लेकर उत्तर प्रदेश में इन कारणों को लेकर पहले भी चर्चा होती रही है। लेकिन अब समीक्षा रिपोर्ट सामने आने के बाद क्या उत्तर प्रदेश में और कुछ भी बदलता हुआ नजर आता है? कड़े और कठोर प्रहार की जो बात की जा रही है और साथ ही साथ दोषियों से कार्रवाई करने से, दोषियों से पूछताछ करने की जो बात निकलकर सामने आ रही है, क्या उस पर भी बीजेपी संगठन के द्वारा एक्शन लिया जाता है? अगर एक्शन लिया जाता है तो 27 की राह भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो सकती है। लेकिन राह आसान होगी या और कठिन, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।